आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो भी कमियां थी, जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में ना बता पाना, या जो श्योर शॉट उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसके बारे में ना बता पाना, इन सारी चीज़ों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दूर किया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कहा जाता है कि सबसे एडवांस थ्योरी है। इसके बाद एक और थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक लीगेंड फील्ड थ्योरी है। लेकिन फिलहाल अपना जो सिलेबस है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक ही सीमित है। ठीक है, ट्वेल्थ का जो सिलेबस है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक सीमित है, इसलिए हम लोग आखिरी थ्योरी चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसको डेवलप किया गया था 1935 में एच बेथे और वान ब्लैक से। ठीक है, 1935 में एच बेथे एंड वान ब्लैक। ठीक है, इन दोनों ने 1935 में ये थ्योरी दी थी। जब तो ये थ्योरी जो थी वो सेंट्रल मेटल एटम, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड, इनके बीच में एक जो रिलेशन होता है बॉन्डिंग का, वो प्योर आयनिक बॉन्डिंग का रिलेशन था। आयनिक बॉन्डिंग का रिलेशन था। ठीक है, इसने ये माना था कि जो सेंट्रल मेटल एटम आपका होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो लिगेंड होते हैं या तो वो नेगेटिव चार्ज होते हैं या तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं उसमें भी जैसे एग्जांपल के लिए H2O। ठीक है, तो H2O का अगर एग्जांपल लेते हो तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया H2O का। तो तुम जानते हो कि H2O में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके साथ भी क्या करेगा, एक आयनिक रिलेशन फॉर्म करेगा। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पर ये एक डाइपोल बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल और आयन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है, डाइपोलर रिलेशन है, द्विध्रुवीय। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो प्योर आयनिक रिलेशन है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड के साथ दो तरह के रिलेशन शो करता है, या तो वो डाइपोलर रिलेशन फॉर्म करता है या तो वो आयनिक रिलेशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसने यही निचोड़ निकाला। एक कह सकते हो कि ये जो समराइज स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो लिगेंड के साथ जो इंटरैक्शन शो करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो आयनिक होता है और दूसरा डाइपोलर रिलेशन होता है। आयनिक रिलेशन जो होता है वो निगेटिव लिगेंड के साथ होता है, और जो डाइपोलर रिलेशन होता है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ होता है। क्योंकि जो भी न्यूट्रल लिगेंड है जैसे H2O है, जैसे अमोनिया है, तो वो सब क्या करते हैं, एक तरीके से आप देखिए तो उनके अंदर एक पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर अलग अलग रहते हैं, इसलिए एक डाइपोल फॉर्मेशन हुआ रहता है। तो उस डाइपोल फॉर्मेशन में जो निगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पॉजिटिव पार्ट के साथ अलाइन हो जाता है और एक इंटरेक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब क्या होता है, एक आयनिक फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला एजम्पशन था इस थ्योरी का। इस थ्योरी का जो दूसरा एजम्पशन था कि ये दोनों एक पॉइंट चार्ज की तरह या एक पॉइंट डाइपोल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो इनमें देखो क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑर्बिटल, तो मेनली सेंट्रल मेटल एटम में जो डी ऑर्बिटल है यही बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग सेंट्रल मेटल एटम ले रहे हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में सबसे बड़ा रोल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही है, इसीलिए डी ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के यहाँ पे थ्योरी की कमी भी यही हो सकती है कि जो इसने क्या किया कि लिगेंड के ऑर्बिटल पर ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर इसने सीधे सेंट्रल मेटल एटम ऑर्बिटल पे ध्यान दिया, डी ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह के फोर्स होंगे, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, और दूसरा फोर्स होगा रिपल्शन फोर्स। अब देखा जाए अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स किन के बीच में लगेगा। देखिए अट्रैक्शन फोर्स किन के बीच में लगेगा, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो लिगेंड है या तो निगेटिव है या तो डाइपोलर है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है। लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके संपर्क में कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। लिगेंड क्या लेके आ रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ उसके पास पहुंचेगा, और डी ऑर्बिटल जो है वो पूरा का पूरा वैकेंट नहीं है, उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही है। अगर सपोज करो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो अगर वो लेके आएगा तो क्या होगा, इनके बीच में और उस
लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और लिगेंड के इस जो दो इलेक्ट्रॉन इन पर भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके दो फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, एक अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो अट्रैक्शन फोर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, वो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम के ऑर्बिटल यानी डी ऑर्बिटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला रिपल्शन फोर्स है, उसमें जो आपकी जो डी ऑर्बिटल है इनमें क्या चेंज आ रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, इसको देखा जाता है। अब डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो डी ऑर्बिटल तुम जानते हो कितने टाइप के होते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, और इनमें 5 में कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और दूसरा सेट है क्या, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या है, डी ऑर्बिटल को तुम जानते हो कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड मतलब इसमें दो डंबल बने होते हैं। ठीक है, एक ऐसा और दूसरा ऐसा डंबल हो सकता है, वो किसी भी एंगल पर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह करके डबल डंबल्ड ऑर्बिटल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इनमें दो तरह के सेट होते हैं, एक वो जिनमें एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन दोनों लोब होते हैं, और एक वो जिनमें एक्सिस पर लोब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके दो लोब हो गए, एक इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, और ये कैसे हो गए, एक्सियल डी ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, तो इनके साथ और भी एक चीज़ कहा जाता है, इसको बोला जाता है थ्री फोल्ड सिमेट्री। इनकी सिमेट्री कैसी होती है, थ्री फोल्ड सिमेट्री, और इनमें कैसी सिमेट्री होती है, टू फोल्ड सिमेट्री। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इनका और इनका नाम अलग कर दिया गया। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा के अनुसार जो ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है इनको बोला जाता है T2G। क्या बोला जाता है, T2G। और ये जो एक्सियल ऑर्बिटल है इनको बोला जाता है EG। यहाँ पर T जो है T2 ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, और G जो है वो जी रैंड के लिए लगाया जाता है। जी रैंड का मतलब ये हो गया कि वो जो है ऑर्बिटल क्या है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है आपको EG। तो इस तरह से दो नाम इसको दे दिए गए, एक नॉन एक्सियल के लिए T2G और एक्सियल के लिए EG ऑर्बिटल। तो ये दो सेट हैं ऑर्बिटल के। डी ऑर्बिटल जो है शुरुआत में डी जनरेट होता है। डी जनरेट वर्ड का मतलब समझिए, डी जनरेट की हिंदी लिखी गई है अपभ्रष्ट। ठीक है, तो डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि द डी ऑर्बिटल विच है सेम एनर्जी इन ऑल प्रपोर्शन, मतलब कि जो पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल है, ये पांचों ऑर्बिटल जो हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जो लिगेंड इनसे इंटरेक्ट कर रहा है उस लिगेंड के लिए सारे ऑर्बिटल सेम है, चाहे वो नॉन एक्सियल हो चाहे एक्सियल हो। लेकिन जब यहाँ पर रिपल्सन फोर्स की बात आती है तो रिपल्सन फोर्स में ये बताया जाएगा, अब मान लो कि लिगेंड जो है वो तुम्हारा एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस से वो जो है इंटरेक्ट कर रहा है ऑर्बिटल के साथ, तो वो एक्सियल ऑर्बिटल से ज़्यादा रिपल्सन फोर्स महसूस करेगा। अगर एक्सियल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगेगी अपेक्षाकृत इसके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के। ठीक है, और अगर लिगेंड जो आपका वो नॉन एक्सियल पोजीशन से आ रहा है तो उसमें एक्सियल में कम रिपल्सन फोर्स लगेगा और नॉन एक्सियल पर ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स जितना ज़्यादा होता जाएगा एनर्जी उतना ही चेंज होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि जिस पे रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी और अपेक्षाकृत जो और ऑर्बिटल रहेंगे उनकी एनर्जी घटेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो शुरुआत में डी जनरेट ऑर्बिटल है वो कब है, जब डी ऑर्बिटल लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो लिगेंड के साथ इंटरेक्शन शुरू करते हैं तो यही जो डी जनरेट ऑर्बिटल हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन डी जनरेट ऑर्बिटल्स में। नॉन डी जनरेट ऑर्बिटल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है वो अकॉर्डिंग टू द फील्ड ब्रेक करते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग होती है उनकी, स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि डी ऑर्बिटल जो है वो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे। अब उसमें देखो तीन तरह के फील्ड हो सकते हैं, एक ऑक्टाइडल फील्ड होती है, दूसरी टेट्राइडल और तीसरी जो होगी स्क्वायर प्लेनर। जानते हो कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर, या तो 4 और या तो 6, यही दो हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो 4 के लिए दो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है, एक टेट्राइडल है और दूसरी कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, और 6 के लिए क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब अष्टफलकीय। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल है। तो ये तीन जो है वो फील्ड
बन सकती हैं। 3 तरह से लिगेंड क्या कर सकता है, आपके डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट करेगा, वो 3 तरह से ही स्प्लिट कर सकता है। ठीक है, देखते हैं इसको। डी ऑर्बिटल जो होता है वो कैसी संरचना है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जान रहे हैं हम लोग, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आपका, सपोज कर ले रहे हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर अब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब कितने लिगेंड होंगे, 6 लिगेंड होंगे। 6 लिगेंड जो है वो एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं। तो हमने पहले ये देख लिया हुआ है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये कैसे ऑर्बिटल है, नॉन एक्सियल। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये कैसे हैं, एक्सियल ऑर्बिटल है। सपोज करो जो डी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करने वाले लिगेंड आ रहे हैं वो 6 लिगेंड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो 6 लिगेंड आ रहे हैं, किससे, एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं। यानी एक लिगेंड सपोज करो यहाँ होगा, एक लिगेंड यहाँ हो सकता है, अगला लिगेंड यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर भी लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ पे है और एक लिगेंड यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि लिगेंड L1, L2, L3, L4, L5 और L6 इस तरह से करके 6 लिगेंड है। ठीक है, बीच में आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और सेंट्रल मेटल एटम अगर यहाँ बीच में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसके सारे ऑर्बिटल भी हैं। तो कौन से ऑर्बिटल जो एक्सियल पोजीशन पे हैं वो कौन से 2 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है। तो अगर वो एक्सियल पोजीशन पे हैं तो लिगेंड उन्हीं के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, और जो इनकी एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी। यानी जो ऑर्बिटल पहले डिजनरेट थे, ये पूरा एक ही सेट था ऑर्बिटल्स का, एक ही सेट था ऑर्बिटल का, अब वो क्या होगा, 2 सेट में ब्रेक हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखा जाए ऑक्टाहेड्रल फील्ड बन रही है या नहीं बन रही है, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए। ठीक है, ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो इस समय अगर हम देखें तो डी ऑर्बिटल जो हमारे थे वो नॉर्मल पोजीशन में थे, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। ये कैसे ऑर्बिटल है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे, इनमें क्या होगा, जब वो लीगेंड के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे, इंटरेक्ट विद लीगेंड, इंटरेक्ट विद लीगेंड, तो लीगेंड के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो इन ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है, वैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा ही ज़्यादातर, डी जीरो का केस आएगा नहीं कि डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फिर आगे तो D10 तक है इलेक्ट्रॉन। तो जब D10 तक इलेक्ट्रॉन है तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लिगेंड के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो रिपल्सन जाहिर सी बात तो होगा ही होगा। जब रिपल्सन होगा तो धीरे धीरे जो ये डी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। अब ये किस स्टेट में आ गए हैं, कह रहा है एक्टिव स्टेज में आ गए हैं। ठीक है, आपने हाइब्रिडेशन में पढ़ा होगा शुरुआत में ग्राउंड स्टेट। अभी ग्राउंड स्टेट से किस में आ रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में। किस स्टेट में आ गए, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ से इंटरेक्शन शुरू हो गया। जब इंटरेक्शन शुरू होगा तो यहाँ पर 2 सेट में टूटेगा ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल 2 सेट में तोड़ दिया जाए। होगा ना, ठीक है, तो ये जो हो गया ये है T2G। ठीक है, और ये क्या हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया गया, नहीं सही है, T2G और ये क्या है, EG है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज़ की है, अपेक्षाकृत कम डिक्रीज़ की है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में निकाली जाती है डेल्टा O या DQ में। ध्यान रखिएगा, एक डेल्टा O इक्वल टू होता है 10 DQ के। ठीक है, तो एनर्जी का कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाएगा। ये जो बीच का सेंटर होता है यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 का मतलब ये हुआ कि ना इंक्रीज़ की है ना डिक्रीज़ की है, जैसी एनर्जी पहले थी उतनी ही है अभी भी। ठीक है, कितना इंक्रीज़ की है, वो जो कितना इंक्रीज़ की है, जितना यहाँ पर ऑर्बिटल नीचे है, यानी कितना 3/5।
इतना इंक्रीज़ की है, ठीक है। तो जो इंक्रीज़ की है वो कितना है, 0.6, किसमें 0.6 निकालें डेल्टा ओ, या अगर हम डी क्यूब लिखना चाहें तो लिखेंगे 6 d क्यूब, ठीक है। अगर फिगर डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग को, तो ये कितना इंक्रीज़ कर रही है, 0.6 डेल्टा ओ या 6 d क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितने में, 3/5, मतलब टोटल एनर्जी इसकी कितनी है, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी है, तो इसमें 5 ऑर्बिटल की एनर्जी जो है उसमें कितनी इंक्रीज़ कर रही है, तो कह रहा है कि 2 की जो ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है 3 की तुलना में, ठीक है। यानी तो 3/5 यानी 0.6, ठीक है। और कितना डिक्रीज़ कर रही है 2 की तुलना में 0.4, ठीक है। तो ये जो है वो टोटल कैलकुलेशन है इसका। इस तरह से करके हमारे ऑर्बिटल्स 2 सेट में ब्रेक हो गए, ठीक है। ये है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड के साथ साथ हम लोग के सिलेबस में जो है वो टेट्राहेड्रल फील्ड भी है। स्क्वायर प्लानर फील्ड जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें लगता है पूरा समझ में। हाँ, इसको एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ एनर्जी 0 है इसको कहीं पे बुक्स में लिखा है बैरी सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी जो है वो सेम है दोनों ऑर्बिटल्स की, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग देखा जाए। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें हम लोगों ने एक क्यूब में बनाया हुआ है, सेंट्रल मेडल आपका सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब सपोज कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 लिगेंड जो है वो सारे लिगेंड जो यहाँ 4 लिगेंड, क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड है तो कितने लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पर ये जो चारों लिगेंड हैं वो कैसे हैं, किस पोजीशन से आ रहे हैं, नॉन एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं। किस पोजीशन से आ रहे हैं, नॉन एक्सियल पोजीशन से। तो नॉन एक्सियल पोजीशन में कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं जिन पर ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखाई पड़ेगी, DXY होगा, DYZ होगा और DZX होगा। जबकि DX2 Y2 और DZ2 ये जो ऑर्बिटल होगा इसकी जो रिपल्सन होगा, रिपल्सन एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, इसकी रिपल्सन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ज़्यादा होगी तो ये जब स्प्लिट होंगे तो स्प्लिट होकर इनकी एनर्जी बढ़ेगी, जबकि इनकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल फील्ड और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एकदम डिफरेंस यही है, ध्यान रखिएगा, एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं T2G, वैसे क्या बोलेंगे, EG, ठीक है। तो यार ध्यान रखना T2 और E लिखा जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं U भी लिखा मिलता है, देख लीजिएगा, T2 और E, ठीक है। तो अब सपोज करें कि हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो नॉर्मल डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है जब लीगेंड से इंटरेक्ट करेगा, जो चारों लीगेंड है आएंगे इसके पास तक, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो और क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड डी ऑर्बिटल हो गया। अब बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होकर क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। ये आपका EG आ गया, E आ गया, और ये क्या हो गया, T2 हो गया। तो इनकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ी आपकी, लेकिन कितनी बढ़ी है, +4, ठीक है। और इसकी एनर्जी कितनी घटी है, -6। थोड़ा सा और नीचे लेके जाया जाए इसको, क्योंकि घटी तो ज़्यादा है ना आपकी, ठीक है। E की घटी कितनी है, -6, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये डेल्टा T होगा, T फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इस तरह से करके ये हो गई आपकी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है। टेट्राहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करना होता है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट इसी तरह से की जाती है। हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों को एक साथ रखकर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक थ्योरी है, तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज बनाई गई लिगेंड्स की, और ये पता किया गया कि कौन सा लिगेंड उसकी क्या स्ट्रेंथ है,